नमस्ते दोस्तों। आज मैं आप लोगों को अ, एक बात बताने आया हूँ। एआई इज़ मेकिंग हंड्रेड्स ऑफ पीपल स्मार्टर, बट इट इज़ ऑल्सो मेकिंग मिलियंस ऑफ पीपल स्टूपिडियर। ये सारी कहानी शुरू हुई है जब मैं शिरीष के एक क्वेश्चन को, अपने बेटे के क्वेश्चन को सीरियसली सोचना शुरू किया। मैंने उसके ऊपर एआई नहीं किया, मैंने चैट जीपीटी से क्वेश्चन नहीं पूछा, मैंने इसको सोचना शुरू किया और 2-3 दिन तक सोचता रहा कि आखिर एआई के जनरेशन में कौन से लोग हैं जिनका करियर बहुत अच्छा होगा, जिनकी लाइफ बहुत अच्छी होगी। तब मुझे ये चीज़ क्लिक हुआ कि बाइक चलाने से, साइकिल चलाने से तो हमारे पैर कमज़ोर हुए। साइकिल से थोड़े बहुत हेल्दी हैं, बट जो दौड़ता है और चलता है उसके पैर ज़्यादा मजबूत हैं। अब जितना दूर तक हम चल सकते हैं कार में या फ्लाइट में, उतना ही हमारे को डायबिटीज़ और हार्ट डिज़ीज़ के होने के चांसेस हैं। पहले खाली हम गाँव में ही चलते थे, एक गाँव से दूसरे गाँव तक चलते थे तो हम ज़्यादा हेल्दी थे। अब हम पूरे इंटरनेशनल ट्रैवल कर लेते हैं, अलग-अलग शहरों में घूम लेते हैं, तो हमारा हार्ट, हमारे मसल्स सब कमज़ोर हो चुके हैं, हड्डियाँ भी कमज़ोर हो चुकी हैं। कैलकुलेटर आया तो टेबल्स भूल गए हम लोग, मैथमेटिक्स की टेबल्स। पिताजी के समय नहीं था वो सब, उनके लिए तो भूलना भी मुश्किल है। अब एआई आने के बाद क्या चीज़ है जो आपको सचमुच में स्मार्ट बनाएगी? कैसे आप एआई को यूज़ करें, बट मोर इम्पोर्टेंटली अपने ब्रेन को यूज़ करें, ताकि आप ज़्यादा स्मार्ट हो सकें। नहीं तो जैसे मासेस के साथ हो रहा है, आपके साथ भी होगा, आप भी डम होते जाएंगे। आजकल जो दुनिया है वो यही है, मतलब इमेजिन करने की ज़रूरत नहीं है, सच्चाई यही है कि आपका एआई ईमेल लिखता है, आपके लिए बिजनेस प्लान लिखता है, आपके लिए बुक्स लिखता है, आपके लिए डाटा को एनालाइज कर लेता है। अगर कोई प्रेजेंटेशन बनाना है तो वो भी बना देता है। बेसिकली आपको एआई बताता है कि क्या डिसीजन लेना चाहिए। तो अगर सब कुछ एआई कर रहा है तो आपके लिए करने को बचा क्या है? अभी भी हम सब चलते हैं, चलना-वलना बंद नहीं हुआ है। खाली 30 साल पहले या 20 साल पहले के जो लोग थे, उनसे अब हमारे हड्डियाँ और मसल्स कम हैं। सबसे बड़ा खतरा ये नहीं है कि एआई इंटेलिजेंट होते जा रहा है। खतरा क्या है? हम इंसान जिस चीज़ को सोचना बोलते हैं, डीप थिंकिंग बोलते हैं, वो कम होते जा रहा है। आज आप लोग बहुत यूज़ करते हैं एआई, हमारा तो पूरा स्टाफ ऊपर जो है वो सब एआई यूज़ करता है। आप लोग भी बहुत यूज़ करते हैं। उस इनफैक्ट शीश के स्कूल में गया था तो सर ने कहा कि शीश को एआई कम यूज़ करना कम कम करो, चैट जीपीटी के अलावा और भी एआई यूज़ करो। लेकिन सवाल आज के वीडियो का ये है कि हाउ टू यूज़ इट टू बिकम अ बेटर थिंकर, और अच्छा थिंकर कैसे बन सकते हैं। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि एआई मत यूज़ करिए, मैं खाली कह रहा हूँ ये जो थिंकिंग का प्रोसेस है हम इसको आउटसोर्स करते जा रहे हैं, वो कैसे कम करें उसके बारे में है। चैप्टर 1, द प्रॉब्लम वॉज नेवर थिंकिंग। आज हमको अगर थिंकिंग आउटसोर्स कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वैसे ही जब बैठ करके मेरे बॉयफ्रेंड ने मना कर दिया, ब्रेकअप हो गया, तो सोचना पड़ रहा है अब क्या करेंगे। हमारे एम्प्लॉयर ने बोल दिया कि अब तुम्हारी सैलरी या तो आधी हो जाएगी या तुम अपनी जॉब छोड़ करके कहीं और देख लो, तब सोचना पड़ रहा है। या जैसे श्रीष के केस में, मैं क्या पढ़ाई करूं? ये सब है थिंकिंग। ये प्रॉब्लम नहीं थी, ये शुरू से ही टाइम कंज्यूमिंग काम था, दिमाग लगाना पड़ता था। आप कुछ करना चाहते हैं लेकिन उसको करने और उसको करके उस रिजल्ट तक पहुंचने के लिए बीच में क्या चाहिए था आपको? थिंकिंग। तो पहले से ही हम थिंकिंग हमारे लिए ऐसा है जैसे पहाड़ी चढ़ना। अगर कोई लिफ्ट दे दे तो हम तो वैसे ही थिंकिंग छोड़ने वाले थे। तो जैसे ही एआई आया, आप टेंशन खत्म। क्योंकि जब बचपन में हम लोगों को बोला जाता था एक ऐसे लिखो, दिवाली पर ऐसे लिखो, अब कौन क्या लिखे ऐसे? नाना नानी के यहाँ जाते थे, चक्री जलाते हैं, पटाखे जलाते हैं और गुजिया खाते हैं। नहीं, गुजिया तो होली में खाते हैं, दिवाली में तो पापड़ खाते हैं। अब एआई आ गया, नो मोर स्टेयरिंग एट द ब्लैंक पेजेस, नो मोर स्ट्रगल टू ऑर्गेनाइज थॉट्स। अब अगर हमको माइक पकड़कर किसी से, मतलब कहीं स्पीच देनी है या अपनी वाइफ से बात करना है, तो थॉट्स को ऑर्गेनाइज करने की झंझट ही नहीं। रुक जाओ, एआई कर देगा। नो मोर रेसलिंग विद डिफिकल्ट डिसीजंस। एमबीए करें, बीए करें, सीए करें, डीए करें, गवर्नमेंट जॉब करें, प्राइवेट जॉब करें, फॉरेन जाएं, शादी करें ना करें, नो मोर वेस्टिंग स्ट्रगलिंग विथ डिफिकल्ट डिसीजंस। अब सारे डिफिकल्ट डिसीजंस के साथ में कोई टेंशन की बात ही नहीं। और सबसे अजीब चीज़ ये है, वैभव और श्रीष को मैं बता रहा था कि थिंकिंग कभी प्रॉब्लम नहीं था। थिंकिंग एक
ट्रेनिंग थी। आज भी जब मैं सुबह से कई एपिसोड देखे आज मैंने, मुझे लगा कि मैं कब सोचूंगा, थोड़ा सा सोचना चाहता हूं मैं। मैंने किताब खोल करके एक पेज पढ़ा चुपके से। आप जब वजन उठाते हैं तो उससे क्या होता है, मसल्स की ट्रेनिंग होती है। और जब आप सोचते हैं तो क्या चीज मजबूत होता है, जजमेंट, आपका ब्रेन। जब आप एक अच्छे सेंटेंस को, एक अच्छे बहुत अच्छे पैराग्राफ को पढ़ते हैं कहीं पर और आप बोलते हैं वाह यार क्या लिखा है, तो आपने कहीं ना कहीं आपके मेमोरी में कोई चीज थी जिसको आप समझ नहीं पा रहे थे, उसी चीज को उसने क्लियर करके बता दिया। थिंकिंग स्ट्रेंथेंस जजमेंट, रीजनिंग, क्रिएटिविटी, मेमोरी, सेल्फ अवेयरनेस। 4 वर्ड्स में दे रहा हूं, लेकिन चारों का क्या मतलब है एआई मत करिएगा। रीजनिंग क्या होता है, हम जो पूरी एपिसोड देख रहे हैं उसमें शुरू से ही लग रहा है कि यार ये इसके साथ क्यों प्यार कर रही है, यही दोनों परफेक्ट है दूसरे के लिए। ये एक बैकग्राउंड में रीजन तैयार किया जा रहा है। क्रिएटिविटी क्या होती है, जहां पर आपको अंदर से एक फिल्म मेकर या एक आर्टिस्ट अंदर से फील कराता है ये नहीं होना चाहिए, अरे यार ये क्यों हो गया। पिताजी से बात करो तो टाइम टाइम पर अपनी पुरानी बातें बोलते हैं। थिंकिंग से क्रिएटिविटी, थिंकिंग से मेमोरी भी इंप्रूव होती है। जब भी आप कोई मुश्किल थॉट अपने दिमाग में सोच रहे हैं तो एक तरह से आपके लिए मेंटल जिम का काम कर रहा है। अब ज़्यादातर लोग, मेंटल स्ट्रेंथ तो वही चाहिए लेकिन थिंकिंग वाला वर्कआउट नहीं करना है। फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है, प्रॉब्लम वॉज नेवर थिंकिंग। व्हाट वॉज द प्रॉब्लम या व्हाट वॉज द थिंकिंग? It was tough, hard work. It was hard work. And what was the purpose of hard work? To train yourself for better reasoning and Exactly. अगर आपको ये लगता है कि एक क्वेश्चन आया है कोई और उसके ऊपर मैं सोच सकता हूं थोड़ा सा, और आप उसको स्किप कर देते हैं तुरंत, तो आपने अपने माइंड को स्ट्रांग होने का, क्रिएटिव होने का, डीप होने का ऑप्शन खत्म कर दिया। ये ऐसे ही है जैसे यहां से मुझे बाथरूम तक जाना है तो मैंने किसी को बोला भाई गोद में उठाओ मुझे वहां तक ले चलो। बाथरूम से बाहर जाना है, गाड़ी तक चलना है, कोई गोद में लेके जाता है, गाड़ी तक बिठा लेता है। तो इस पूरे प्रोसेस में शुरू में नहीं लेकिन 2-4-6 महीने में आपके पैरों के मसल्स और हड्डियां कमजोर होते जाएंगे। चैप्टर 2, द एज ऑफ इंटेलेक्चुअल टूरिज्म। आज की डेट में ज़्यादातर जो एआई के लोग हैं वो किसी आइडिया को रोकते ही नहीं है। वो बोलते हैं कि यार मुझे ये पूरी बुक, इनफैक्ट मैं शॉक्ड हो गया था जब मुझे सिद्धांत जैसे बच्चे ने कहा सर ये बुक मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक वेबसाइट है उस पर समरी पढ़ ली मैंने। उसको पढ़ लिया तो आपने कोई बिजनेस आइडिया, मुझसे भी कोई पूछ रहा था सर मैं गुड़गांव से हूं, मुझे कुछ बिजनेस आइडिया दीजिए जो मैं फटाफट चालू कर सकूं, या ये कॉन्सेप्ट है इसे मुझे एक्सप्लेन कर दो। उस प्रोसेस में क्या क्या चीज़ नहीं हुई, नो स्ट्रगल। मेरे लिए फिलहाल तो इस समय सबसे इंपॉर्टेंट है नो रिफ्लेक्शन। और आप ये नहीं कह सकते कि ये आइडिया मैंने खोजा है, मैंने सोचा है, क्योंकि वो आइडिया कहाँ से आया है, एआई से आया है। उसी वजह से लास्ट में नो अंडरस्टैंडिंग, आप समझते भी नहीं उस चीज़ को। इनको कहा जाता है इंटेलेक्चुअल टूरिस्ट, क्योंकि ये गए और चले आए। एक दिन के लिए पहाड़ों में गए वापस चले आए, इंग्लैंड गए एक दिन में वापस आ गए, वहां रह करके समझा ही नहीं, जिया ही नहीं। और ये सब इनको क्या बोलेंगे, विजिटिंग मेनी प्लेसेस लिविंग नोवेयर। लेकिन जो लोग भी आपकी जनरेशन के बाद में भी बहुत से ऐसे लोग होंगे जो डीप थिंकर्स होंगे, वो कौन होते हैं, दे स्टे विथ आइडियाज, दे स्टे विथ थॉट्स। कब तक, जब तक वो आइडियाज आपको चेंज नहीं करता। सोचो हम लोग को कितने साल लग गए इस आइडिया को समझने में कि बिना आइडिएशन के वीडियो डाला तो गलत हो जाएगा। एक सिंपल सी चीज थी, शायद हम लोग कोई यूट्यूब एकेडमी में जाते और वहां पर कोई पढ़ाता तो बोलता सुनो, जैसे मेडिकल में हाथ बिना 2 बार धोए, और हाथ धोने की भी टेक्निक बताई गई है कैसे धोते हैं, बिना वैसे किए सर्जरी करने नहीं जा सकते। ऐसे कोई वीडियो बनाते समय बोलता हम लोगों को देखो जब तक थंबनेल टाइटल नहीं बना लोगे वीडियो स्टार्ट भी नहीं करना। वो हमने कभी किया ही नहीं, कभी सीखा ही नहीं। तो जब भी आप कोई सवाल, कोई थॉट या कोई भी चीज एक्सप्लोर कर रहे हैं, एआई से पूछ रहे हैं, गोल क्या था, गोल कभी भी इंफॉर्मेशन नहीं होता। गोल क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन। एक आदमी होता है, एक डॉक्टर होता है। अगर वो सारी इंफॉर्मेशन एक आदमी को मिल जाए तो भी डॉक्टर नहीं बन जाता। डॉक्टर बनने के लिए वो चीज उसके ब्रेन का ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स होना चाहिए। थर्ड चैप्टर, हिडन कॉस्ट ऑफ इजी आंसर्स। आजकल हम लोग जनोगा एमआई पढ़ रहे हैं
उसमें हमने ये डिस्कवर किया कि कोई भी आदमी केवल आपकी एडवाइस सुन करके नहीं बदलता। लोग कब चेंज होते हैं? जब उनको अपने खुद के रीजंस मिलते हैं। आज मैं और बड़ी मम्मी ऐसी बहुत सी चीज़ें करते हैं जो बाकी लोग नहीं करते। बाकी लोग बहुत सी चीज़ें करते हैं जो हम नहीं करते हैं। हर एक एक्टिविटी का वजह क्या है? उसके पास अपनी खुद की वजह है। हम वीडियोस बना रहे हैं, हमारे पास उसकी रीज़न है। मुझे लग रहा था बहुत बार इसके बारे में सोचता भी हूँ कि जब मैं एआई से स्क्रिप्ट बनवाता हूँ कभी कभार, तो मुझे सेटिस्फैक्शन क्यों नहीं मिलता? क्योंकि वो मुझे आंसर तो दे देता है, लेकिन क्या नहीं दे पाता? अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलती, समझ नहीं मिलती। आपको सोल्यूशंस तो मिलते हैं लेकिन इनसाइट्स नहीं मिलते। आप पूछिए एआई से कि ये वाला वीडियो वायरल जाएगा, खट से बोलेगा हाँ जाएगा। कितने व्यू आएंगे? मिलियन व्यू आएंगे। और जब आप उसको ट्राई आउट करो, कोई रिजल्ट ही नहीं। और अगर कोई ज्ञान आपने बिना एफर्ट के लिया है तो वो बिना एफर्ट के भूल भी जाएगा। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लगता है हम भूल नहीं सकते ज़िंदगी में कभी। ज़िंदगी ने आपको मार मार के याद दिलाया है। तो अगर कोई चीज़ आपको याद रखना है तो उसके लिए एफर्ट चाहिए। ब्रेन उस चीज़ को, जैसे आप लोग एक्सरसाइज करते हैं तो आपका मसल्स उसको याद रखता है कि मैंने 20 किलो 25 किलो उठाया था। तो ब्रेन वही चीज़ याद रखता है जिसको साथ वो कुश्ती करता है, ना कि जो चीज़ को आराम से दे दी जाती है। चैप्टर 3 था हिडन कॉस्ट ऑफ एवरी आंसर। जितनी बार भी आप किसी क्वेश्चन का आंसर चैट जीपीटी से, एआई से लेते हैं, उसके बदले में आप क्या दे देते हैं? उसको याद रखने की गारंटी खत्म हो जाती है, उसको समझने की गारंटी खत्म हो जाती है। आपने जो चीज़ स्क्रिप्ट बनाया होगा, 10 रूल्स ऑफ माइकियावेली बना के अपलोड भी कर दिया, पब्लिक देख भी चुकी है। मुझे नहीं पता मैंने क्या बनाया है, मुझे मालूम ही नहीं उसमें है भी क्या, बना के डाल दिया। चैप्टर 4 नेवर आस्क एआई फॉर आंसर्स फर्स्ट। इससे पहले कि आप एआई से आंसर पूछें, सबसे पहले अपना एक आंसर लिखिए कागज़ पे। उसको इनकम्प्लीट होने दो। आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मैं फ्यूचर में क्या करूंगा, लिखो, कागज़ पे लिखो। वो गलत है, वो इनकम्प्लीट है, वो एकदम कंफ्यूजिंग है, मेसी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। खास तौर से अगर मेसी है तो जरूर लिखो। गोल ये नहीं है कि आपका सही आंसर आना चाहिए, कोई एग्जाम नहीं होने वाला। गोल है कि आपका ब्रेन उस क्वेश्चन के साथ में जूझे, आपने इंडिपेंडेंटली सोचा बहुत अच्छे से। उसके बाद आप एआई से कंपेयर करो कि तुम्हारे हिसाब से क्या है। तो एआई आपके लिए करेक्ट आंसर को कंपेयर करने वाला मशीन हो जाएगा, थिंकिंग पार्टनर होगा बजाय कि थिंकिंग रिप्लेसमेंट। वो क्रच नहीं होगा आपके लिए। चैप्टर 5 यूज एआई एज अ मिरर। मैं इस चीज़ को अक्सर करता हूँ। अगर मैं एआई से कोई क्वेश्चन पूछता हूँ तो अक्सर मैं उसको पूछता हूँ, देखो मेरे तो ये आइडिया है, लेकिन इसमें मैं क्या मिस कर रहा हूँ। ज़्यादातर लोग क्या पूछते हैं? मुझे क्या करना चाहिए। और डीप थिंकर कैसे पूछते हैं? क्या पूछते हैं? मैं इसमें क्या मिस कर रहा हूँ। किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन पूछने के बजाय क्या पता आप गलत प्रॉब्लम ही पूछ रहे हो। उसको पूछो मैं कौन कौन से गलत एजम्पशंस कर रहा हूँ, कहाँ पर मेरी रीजनिंग गलत है, मेरा लॉजिक गलत है, कहाँ पर मेरा कोई बायस मेरे जजमेंट को अफेक्ट कर रहा है। मुझे लगता है कि नहीं ये बेस रेट है, ये काम करेंगे तो ये होगा, क्या पता वो खत्म हो चुका हो काम। इस चीज़ को मैं इस एंगल से देख रहा हूँ, कोई और एंगल से देखा जा सकता है। आपका सोचने का पर्पस आंसर्स पाना नहीं है। आपका सोचने का पर्पस क्या है? अपने आप को और साफ साफ देख पाना। चैप्टर 6 लर्न टू लव प्रोडक्टिव रेजिस्टेंस। एआई का एक बहुत बड़ा खतरा है ओबीडियंस। तो हिंदी में क्या बोलेंगे? आज्ञाकारी। एआई बहुत आज्ञाकारी है। आपने सवाल पूछा, खट से वो अलादीन के चिराग की तरह खड़ा है। आपने कुछ भी क्वेश्चन पूछा तुरंत डिलीवर कर देता है। लेकिन ग्रोथ ओबीडियंस से नहीं आती है। ग्रोथ तब आती है जब आप एक लाइन पढ़ते हैं, पूछते हैं यार ये क्या पढ़ लिया, समझ में नहीं आ रहा। आज मेरे साथ हुआ, मैंने कंपनीज़ की पॉलिसी कैसे बनाते हैं उसके बारे में पढ़ रहा था। पॉलिसी कौन बनाता है बे? अभी हम 60 लोगों की ऑर्गेनाइजेशन है, 50 लोगों की, इसमें पॉलिसी क्या बनाए हम? तब तक से उसने आगे एग्जाम्पल दिया कि अमेजोन में थी पॉलिसी, उनके पास 10 एम्प्लॉय थे तब भी पॉलिसी थी, कंजूसी की पॉलिसी थी। उनके पास पैसे थे, उन्होंने रूल बना दिया था जिसको भी टेबल बनाना है जाओ वॉलमार्ट से दरवाजे खरीद के ले आओ, नीचे डंडा जोड़ दो टेबल, क्योंकि टेबल आते थे 50,000 के, दरवाजे आते थे 5,000 के। ये रूल था, कंजूसी से काम करना, एक पॉलिसी थी उनकी। ये तो हम भी कर सकते हैं यहाँ पर, कंजूसी तो मेरा भी फेवरेट चीज़ है। आप जहाँ जी रहे हैं ना, ये एक्चुअली एक रियल लाइफ है, एक कोच है ये लाइफ। वो आपको रोज चैलेंज दे रही है और उस चैलेंज को हम बाईपास कर देते हैं थ्रू एआई। जब भी आप कोई सवाल पूछते हैं और एआई एकदम वही जवाब देता है जो आप सुनना चाहते हैं, क्या मैं ये बिजनेस करूं? हाँ बहुत अच्छा बिजनेस है, करो। क्या स्क्रिप्ट काम करेगा? बिल्कुल करेगा।
जब भी एआई आपके साथ एग्री करती है तो पूछो भैया मेरे अगेंस्ट बताओ, आर्ग्यू अगेंस्ट यू, वो आपके अगेंस्ट में वकील की तरह खड़ा होकर के बताए। इसलिए मैं किसी भी बिजनेस आइडिया के बारे में बात करता हूँ तो बोलता हूँ मुझे क्यों ये आइडिया काम नहीं करेगा ये बताओ। उसको बोलो मेरे सामने एक क्रिटिक बन जाओ, मेरे क्रिटिक को क्या बोलेंगे, मेरी बुराई करने वाले बन जाओ, निंदक बन जाओ। मैंने एक कंक्लूजन बनाया है, अब कुछ एविडेंस दो कि मैं गलत साबित हो जाऊं। उसके पूछिए कि बेसिकली मैं गलत कैसे हो सकता हूं। इस कंक्लूजन में सच्चाई छुपा होता है रेजिस्टेंस के पीछे। हम लोग ये करते हैं, रेजिस्टेंस करते हैं, बट हम एआई के साथ नहीं करते। किसके साथ करते हैं? पापा मम्मी के साथ, बॉसेस के साथ, को एम्प्लॉइज के साथ। आज छुट्टी नहीं जाना है, जाना कैसे नहीं है? आज तुम्हें छुट्टी जाना है, अरे तुम्हारी मर्जी से छुट्टी लेंगे हम। आज ये खाना है, ये नहीं खाएंगे। हम रेजिस्टेंस तो करते हैं लेकिन एआई के साथ नहीं करते। एआई जो बोलता है वो भगवान है, वो सब कुछ जानता है। सो लर्न टू लव प्रोडक्टिव रेजिस्टेंस। ऐसे सवाल पूछिए जहां पर एआई आपके थॉट्स को चैलेंज करे, गलत साबित करे। चैप्टर 7 स्टडी और कॉन्ट्रडिक्शंस। मोटिवेशनल इंटरव्यू में एक चीज होती है, इसको बोलते हैं एम्बिवेलेंस। हमारे अंदर में एक पार्ट है जो चेंज चाहता है। श्रीज को पता भी नहीं होगा लेकिन पिछले 2 साल में उसने एआई के साथ में अपने आप को जोड़ लिया होगा। मैं तो एआई का स्टूडेंट हूं भाई, सबको बोलता है। तो पार्ट क्या चाहता है? चेंज चाहता है, एआई वाला बनना चाहता है। लेकिन जब उसको पढ़ते हैं समझ में नहीं आता तो दूसरा पार्ट है जो बोलता है नहीं यार, नहीं चाहिए चेंज, कोई इजी चीज चाहिए। ज्यादातर लोग जब कॉन्फ्लिक्ट झेलते हैं तो उसको ऐसे निकाल के फेंकने की कोशिश करते हैं जैसे घर में से कॉकरोच फेंक रहे हैं। मैं बहुत सालों के, पता नहीं क्यों, लेकिन बहुत सालों के बाद जब मैं लखीमपुर रहना शुरू कर दिया तब मुझे एहसास हुआ कि ये शायद हम लोग की लाइफ का सबसे अच्छा डिसीजन था। क्योंकि यहां पर हमको फ्रीडम भी है और सिक्योरिटी भी है। आज जिस लेवल पे हम लोग जी रहे हैं, बहुत सस्ता शहर है। यहां पर एक आदमी जो 6,000 रुपये महीना कमा रहा है वो भी आराम से रह सकता है। इस लेवल पर बंबई में नहीं रह सकते थे हम लोग, चाहे हमारा अपना घर ही क्यों ना हो। अभी आजकल हम लोग एक सीरियल देख रहे हैं, वहां पर न्यूयॉर्क का सीरियल है, वहां हर आदमी बेचारा दूसरे के घर में रह रहा है। 2-2, 3-3 लोग एक ही घर में रूममेट की तरह से रह रहे हैं। आपको पैसा चाहिए लेकिन साथ ही साथ आपको रिस्क से डर लगता है। आपको ग्रोथ चाहिए लेकिन आप बोलेंगे नहीं बेस्ट कॉलेज से जाऊंगा ना तो कोई दिक्कत नहीं होगी, गारंटीड है ग्रोथ। लेकिन ऐसा होता नहीं है। आपको चाहे लखीमपुर के वाईडी कॉलेज में जाइए, चाहे आप आईआईटी में जाइए, आपको अपने आप को डिस्कम्फर्टेबल करना पड़ेगा। वो मैनुअल मैथमेटिक्स, वो हिसाब किताब लगाना ही पड़ेगा जो एक मजदूर लगाता है या एक ठेकेदार लगाता है जब बिल्डिंग बनाता है। तो आपका जो भी कॉन्ट्रडिक्शन है वो गलत नहीं है। अगर आप कंफ्यूज्ड हैं तो गलत नहीं है, वो आपके बारे में एक क्लू है। जैसे श्रीश ने जब मुझे बताया कि हम लोग एआई को ऐसे इंटीग्रेट कर सकते हैं कि वो बहुत कुछ ऑटोमेट कर सकता है, मुझे लगा कि यार ये इसको 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 वीडियो देखने का मन करता है, इसका मुझे नहीं देखने का मन करता, ये क्लू है। लेकिन साथ ही साथ उसके ऊपर काम नहीं करने का मन करता, ये भी एक क्लू है। ये एक एम्बिवेलेंट स्टेज है जहां कहीं पर भी आपके अंदर में कॉन्ट्रडिक्शन है, एक गहरा सच छुपा हुआ है। इसलिए अपने एम्बिवेलेंस को, अपने कॉन्फ्लिक्ट को, अपनी कंफ्यूजन को जल्दबाजी में सॉल्व करने की कोशिश मत करिए। हमने स्लो प्रोडक्टिविटी बनाया है, उसमें क्या सीखा है? चीजें धीरे धीरे ही होंगी। इसलिए मुझे जब भी कोई आदमी कहता है गवर्नमेंट जॉब कर लो, प्राइवेट जॉब कर लो, मुझे लगता है क्या बात कर रहा है। जॉब में क्या करोगे उसके बारे में कोई बात ही नहीं करता। पूरा का पूरा सोसाइटी, एजुकेशन सिस्टम यही कर रहा है। चैप्टर 8 इमोशंस आर जस्ट डाटा। आप कंफ्यूज्ड हैं, दुखी हैं या बहुत खुश हैं तो ये डाटा है। आप कुछ पढ़ रहे हैं, आप बोर नहीं हो रहे हैं तो ये डाटा है। आप कुछ पढ़ रहे हैं, आपको लग रहा है ड्रैग है, ये डाटा है। इंटेलिजेंट लोग हमेशा यही करते हैं। नहीं यार, देखो आईआईटी का एक ब्रांड है और उसके बच्चों को ज़्यादातर कॉलेजेस मिलते हैं, अच्छी नौकरियां मिलती हैं, तो उसका मतलब ये एक सेफ पाथ है। लेकिन वो लोग गलती ये करते हैं कि इमोशंस को एलिमिनेट कर देते हैं, उसको बाईपास कर देते हैं। हर एक इमोशन भी एक डाटा है। अगर आप डरते हैं तो बता रहा है कहीं ना कहीं एक खतरा है। एक बच्चे को अगर मैथ्स नहीं पसंद आ रहा है तो उसको अभी भी दिखाई दे रहा है कि मेरा ब्रेन उस सेक्टर में जब जाएगा तो शायद काम नहीं कर पाए, इसलिए शायद वो पढ़ना नहीं चाहता। और अगर आप किसी से जेलस हैं, इसका मतलब सीक्रेटली आपके मन में वो चीज़ चाहिए जो उसके पास है। और गुस्सा जब आता है, इसका मतलब आपने या उस बंदे ने एक बाउंड्री है जिसको वॉयलेट कर दिया, नहीं करना चाहिए। और जब आप गिल्टी फील कर रहे हैं, इसका मतलब आपके अंदर में 2 चीज़ें एक साथ चल रही हैं, एक कॉन्फ्लिक्ट है। और जब आप अंदर से एक्साइटेड होते हैं
तो आपको कोई चीज़ मिली है, इसको मीनिंग बोलते हैं। आज से 20 साल पहले मैंने अपने आप को ज़िनोगी बोलना शुरू किया, क्योंकि उसके बाद से मैं अपने इमोशन से डरता नहीं था। उनको देखता था, अच्छा रुको, अभी क्या फील कर रहा हूँ मैं। मेरे लिए वो सब क्या हो गया था, आई सेंटर का काम हो गया था। अपने इमोशंस को सप्रेस नहीं करना, उसको स्टडी करना है। अपने को ये मत बोलो कि ये फीलिंग आ रही है यार, मुझे निकलना है, मुझे जेलस नहीं फील करना है, मुझे किसी से एनवी नहीं करना है, मुझे अपने आप को कंपेयर नहीं करना है। ये पूछिए कि अच्छा ये मुझे बता क्या यार अपने बारे में। हो सकता है मैं अपने दोस्त को देख करके बहुत जेलस हो रहा हूँ, उसके पास एक बड़ा हॉस्पिटल है, एक बड़ी कार है। अब वो फीलिंग मुझे क्या बता रही है? एक अनकॉन्शियस कंपैरिजन चल रहा है। वो कंपैरिजन मुझसे, वो क्यों कर रहा है कंपैरिजन मेरा माइंड? वो एक ऑटोमेटिक हैबिट कहाँ से आई है? वही मुझे हेल्प करेगी और डीप थिंकर बनने में, एक योगी बनने में। पूरी गीता में कृष्ण तो यही समझा रहे हैं, जो लाभ और हानि से, जो सारे एक्सट्रीम से ऊपर उठ जाए। और अगर आपके मन में जेलसी है या कोई इमोशन है, तो वो आपको बता रहा है कि अभी तुम इस लेवल पे हो, अभी तुम्हें इस लेवल पे पहुंचना है। चैप्टर 9, प्रोटेक्ट योर थिंकिंग टाइम। भविष्य में वही लोग बहुत सक्सेसफुल होंगे जो लोग अकेले बैठ करके पेन और पेंसिल के साथ में सोच सकें अपने थॉट्स के साथ। आज की डेट में इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है, बहुत ज़्यादा है इंफॉर्मेशन। इनफैक्ट ज़्यादा से ज़्यादा है, जितना चाहिए उससे ज़्यादा है। हर रोज़ आधे घंटे के लिए अपने नोटबुक के साथ बैठिए। उस समय आपके पास एआई नहीं होना चाहिए, यूट्यूब नहीं होना चाहिए, कोई पॉडकास्ट नहीं सुनेंगे, कोई नोटिफिकेशन सब बंद कर देंगे। खाली आपका अपना खुद का एक नोटबुक, और उसमें भी जो लिखिए इतने फेयर तरीके से लिखिए कि भले गलती हो जाने दीजिए, उसको बाद में सुंदर बना लेंगे। वो आपकी मैन्युस्क्रिप्ट है। आज आप अपने आप को डाविंसी बना करके वो कॉपी लिख रहे हैं, जो आज के 50 साल बाद कोई आदमी आपको पढ़ेगा तो बोलेगा, इसने यही सोचा था। और वो आपका ब्रेन होना चाहिए, वो एआई का नहीं, ब्रेन नहीं होना चाहिए। उसमें लिखिए कि मैं क्या चीज़ है जिसको अभी मुझे पढ़ना पड़ रहा है, करना पड़ रहा है, लेकिन मैं अवॉइड कर रहा हूँ। जैसे आप लोग हैं अभी हमारी नेक्स्ट जनरेशन के एक तरह से फाउंडर्स हैं, सीईओज हैं, तो कौन सी चीज़ है उसको आप अवॉइड कर रहे हैं और क्यों? जैसे इलॉन मस्क है, वो तो 4-6 कंपनीज के साथ एक साथ डील करता है। हफ्ते में एक कंपनी में जा रहा है, फिर दूसरे हफ्ते में वहाँ जा रहा है। मैं कौन सी चीज़ को अवॉइड कर रहा हूँ? अपने आप से पूछिए, अगर मैं जो कर रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसको और गहरा कैसे कर सकता हूँ? हो सकता है वो डिसीजन आपके मन में चल रहा हो, लेकिन आप ले ही नहीं पा रहे हैं। एम्बिवेलेंस। आप लोग बाई डिफॉल्ट रिम्पी स्कैन और डीप नॉलेज में हैं। आप चाहते होंगे, अरे यार मुझे क्यों पता चल गया, अरे पैनक्रियाज यहाँ होता है, मुझे क्यों मालूम है, नहीं चाहिए था मुझे। क्या चीज़ है जो आप दिखा रहे हैं कि मुझे नहीं पता होना चाहिए? आपका दोस्त है, वो स्ट्रगल कर रहा है, मुझे नहीं जानना था कि उसको हेल्प करना मैं नहीं करना चाहता। कौन सी चीज़ है जो आप प्रिटेंड कर रहे हैं कि मैं नहीं जानता? चाहे वो दुनिया की कोई बड़ी डिस्कवरी हो, चाहे आपकी पर्सनल ब्रेक थ्रू हो, कहाँ से आती है? साइलेंस में से। और एक जगह से तो कभी नहीं आती। कहाँ से? स्टिमुलेशन। चाहे आप गहरे से गहरा पॉडकास्ट देखें 4-4 घंटे का, वो आपका ब्रेन नहीं कर रहा है, वो पॉडकास्ट में चल रहा है। आपका ब्रेन केवल उसको सो करके कंज्यूम कर रहा है, सोच नहीं रहा है। चैप्टर 10, द अल्टीमेट क्वेश्चन। जब भी आप कोई भी एआई का इंटरेक्शन करते हैं, बातचीत करते हैं, उसके बाद एक रिफ्लेक्शन होना चाहिए। आप निकलने से पहले पूछो कि आखिर यार ये इतना बड़ा पोथी पढ़ लिया, सीखा क्या? मैं तो आज अपना सीईओ का एक वीडियो की तैयारी कर रहा था, मतलब आज सुबह, और उसने एक बताया कि जिन लोगों के पास $10 मिलियन, $100 मिलियन हैं, वो अपने पैसे को खास तरीके से पार्क करना चाहिए। उनको सेविंग्स अकाउंट में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि जैसे आप सेविंग अकाउंट में पैसा डालते हैं, आपका पैसा गया, क्योंकि बैंक आपके ही पैसे को दूसरों को लोन देता है, और जब वो लोन वापस नहीं करते तो किसका पैसा गया? आपका गया। और जब फायदा आता है तो पहले वो अपना फायदा रखता है बैंक, बाद में आपसे बात करता है। तो जिनके पास बहुत पैसा होता है उसको बोलते हैं मनी पार्किंग। वो किसी खास तरीके से पार्क करते हैं। तो फॉरेन का तो बताया, इंडिया का नहीं बताया। तो मैं खोज रहा था इंडिया में कहाँ पार्क कर सकते हैं, अगर कभी मेरे पास 100, 200, 500 करोड़ रुपए आ गए तो। उनके यहाँ बॉन्ड्स होते हैं, आरबीआई, मतलब उनके जो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं। उसमें इंटरेस्ट बहुत कम मिलता है, लेकिन वो फिक्स्ड रहता है, उसको कोई लोन नहीं दिया जाएगा किसी को। सीईओ की हमारी जो कोर्स है उसमें दिया गया है। अब ये चीज़ अगर मैंने चैट जीपीटी से पूछा होता, उसने बता दिया होता, और मैं छोड़ दिया होता, बोल दिया होता, अपना वीडियो में बोल दिया, बात भूल के, लेकिन अब इसको अप्लाई करते समय मुझे खोजना पड़ेगा ना कि इंडिया में कैसे करते हैं उस चीज़ को। सो आस्क योर सेल्फ, व्हाट चेंज्ड माई माइंड? इस बातचीत को करने के बाद एआई से, उसके बाद मेरा माइंड में बदला क्या?
अब समझ में आ गया मुझे, मैंने एआई से बात किया, अब दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट मेरे कहते हैं ना, स्टीव जॉब्स बोलता था, अब जब एआई आएगा ना तो हर आदमी आइंस्टीन से बात कर सकता है। कर तो लिया बात, अब क्या बदला आपकी लाइफ में? मैं तो गया था वहाँ, कौन से बहुत बड़े ज्योतिष भाई साहब थे, जयपुर में गया था, मिला था, कुछ नहीं बदला। मैंने उनसे पूछा मेरा बहुत बड़ा काम हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। फिर वापस आकर लौट के बुद्धू घर को आए, नौकरी कर रहा था मैं। क्या बदला इस क्वेश्चन का आंसर लेने के बाद? अगर आप रिफ्लेक्शन नहीं कर रहे हैं तो उसके बाद आपका एआई इंटरेक्शन केवल एंटरटेनमेंट है। अगर आप रिफ्लेक्ट करते हैं, सोचते हैं अपने पेन और पेपर के साथ, तो एआई के साथ जो बातचीत है वो एक ट्रांसफॉर्मेशन बन जाता है। बिना रिफ्लेक्शन के आपने जो कुछ किया, खाली कुछ वर्ड, अच्छे अच्छे वर्ड सुन लिए, और रिफ्लेक्शन के साथ में आप एक वाइजर इंसान बन के निकल कर आते हैं। इसलिए मुझे अच्छा लगता है, कोई भी टॉपिक पर मैं क्वेश्चन पूछता हूँ एआई से, मुझे लगता है बस ठीक है, इसने बता दिया, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मुझे बुक चाहिए उसके ऊपर, मुझे बुक पढ़ना है, उसके साथ महीना, 2 महीना, 6 महीने रहना है। A final chapter, a tool that thinks for you or a tool that makes you think. AI क्या है? एक ऐसा टूल जो आपके लिए सोच रहा है या वो आपको सोचने में मजबूर कर रहा है? ये सवाल बहुत पुराना है, जब किताबें आई थी, जब कैलकुलेटर आया था, जब इंटरनेट आया, और अब एआई आया। क्वेश्चन ये नहीं है कि क्या ये मशीन कर सकती है कि नहीं, क्वेश्चन ये है क्या इंसान की जगह मशीन को करना चाहिए कि नहीं। क्योंकि सोचने का मतलब खाली ये नहीं है कि एक आंसर प्रोड्यूस कर रहे हैं आप, सोच के आप ये समझ पाते हो कि ये सही है, ये गलत है। आज अगर मैं प्योरली इंटरनेट बेस्ड काम करता तो मैं बहुत चीज़ें ऐसी करता जो एकदम गलत होती मेरे लिए। कौन सी कार खरीदनी है पूछो तो ये गलत कार है जो मैंने खरीदी है। कहाँ घर बनाना चाहिए, यहाँ नहीं बनाना चाहिए, लखीमपुर वो आइडियल प्लेस नहीं। मेरे सारे फ्रेंड्स बोलते लखीमपुर कहाँ चले गए हो तुम मुंबई में रहते थे, तुम्हारे पिताजी मुंबई में थे। लोग बोलते हैं, कौन है, नवल रविकांत हैं, कृष्णमूर्ति हैं, इनको क्या बोलते हैं लोग, थिंकर्स। वो आपकी आइडेंटिटी है। आप दो लोग खड़े हो जाएं और दो लोगों को कोई बात पूछी जाए या कोई क्वेश्चन पूछा जाए, अगर आप बिना एआई के सोच नहीं सकते तो आप खड़े रहेंगे, आप करें क्या, किससे पूछे। और जो आदमी दिमाग से सोचता है वो सीधे काम करना शुरू कर देगा, उसको पता है कुछ ना कुछ तो करना ही है। फ्यूचर उनका नहीं होगा जो सबसे ज़्यादा 24 घंटे एआई यूज़ करते हैं। फ्यूचर उनका होगा जो खूब गहरे, खूब अच्छे से, खूब ज़्यादा सोच पाते हैं। ये जो बिल गेट्स किताबें ले जाते हैं पढ़ने के लिए, बेसिकली एक्सरसाइज ऑफ थिंकिंग है। इन्फॉर्मेशन नहीं गैदर करते वो। फ्यूचर उनके लिए है जो लोग एआई को यूज़ करते हैं लेकिन स्ट्रगल एस्केप करने के लिए नहीं, अपने स्ट्रगल को और गहरा करने के लिए। अरे यार बताओ, मैंने स्क्रिप्ट बनाई है, इसमें कुछ फॉल्ट निकालो। और रियलिटी को जानने की कोशिश करेंगे जब आप एआई को यूज़ करके, अपने थॉट्स को और बारीक करेंगे। अगले चाहे 10 साल चाहे 50 साल इंसानों के लिए सबसे बड़ी स्किल, एआई की एज हो चाहे कोई भी एज हो, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग नहीं होगी। कौन सी स्किल होगी? खाली बैठ करके अपने पेन के साथ एक प्रॉब्लम के साथ सोच सकें। बाय द वे, ज़ुनोगा में इसका एक तरीका बताया गया है। जब आप एक प्रॉब्लम के साथ रहते हो, सोचते हो और डीप मेडिटेशन में जाते हो, तो आपका ही ब्रेन का सेक्शन 2 भी आपको आंसर देता है। उसको बोलते हैं इंट्यूशन। इसलिए बहुत बार हम लोग किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और सो के उठते हैं तो उनको फट से उसका आंसर आ जाता है, ये करना है मुझे। और खाली आंसर नहीं आता, आप उसको करते हैं, बिकॉज आपका ब्रेन समझ चुका है। तो राइट आंसर चाहे कितनी भी बार आपको मालूम पड़ जाए, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप परस्यू नहीं कर पाएंगे उसको। आपको मालूम है कि वाइफ से ऐसे बात करनी चाहिए, लेकिन आपके इमोशंस ही नहीं आएंगे। इसलिए आप देखिएगा, लोग स्ट्रगल करते रहते हैं रिलेशनशिप में, क्योंकि वो आराम से बैठकर सोचने का टाइम नहीं है उनके पास, रिफ्लेक्ट करने का टाइम नहीं है। इसलिए मैं तो चाहूंगा 12th के बाद छोड़ दो पढ़ाई, खाली थिंकिंग करो। वो पढ़ाई, कॉलेज वगैरह एक थिंकिंग का एक्सरसाइज है। ठीक है, इसलिए दोस्तों मैंने ज़ुनोगी एमआई का प्रोग्राम चालू किया है, ताकि हम आपको सिखा सकें कैसे आप अपने लाइफ में गहरे से सोच सकते हैं, ताकि आप जो बनना चाहते हैं, जो चेंज चाहते हैं अपने अंदर में, वो ला सकें।